कक्षा 6 एवं 7वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी व्याकरण का दूसरा पाठ और दूसरे पाठ का नाम था वर्ण विचार। और वर्ण विचार पाठ पूरा हो चुका है। इसके प्रश्नोत्तर भी हमने कर दिया है और आपने भी होमवर्क करके सबमिट भी किया था। इसके अलावा आप सभी विद्यार्थियों से मेरा ये कहना है कि आप सभी जितना भी पढ़ाया है यानी पाठ संख्या पहला और दूसरा, इसके प्रश्नोत्तर याद करेंगे। और इसके अलावा आज हम तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं और तीसरे पाठ का नाम है शब्द विचार। तो पाठ संख्या 3 और पाठ का नाम है शब्द विचार। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, शब्द किसे कहते हैं ये आपको परिभाषा मालूम नहीं होगी। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। अब देखिए, वर्णों को जोड़कर जो नया शब्द बनाया जाता है और शब्द जो सार्थक बनता है यानी कोई न कोई उसका अर्थ निकलता है तो वह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी बोर्ड की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये म वर्ण है, उ ये भी वर्ण है, क वर्ण है, उ वर्ण, न वर्ण, द वर्ण, अ वर्ण। अब इन वर्णों को मिलाकर के हम ये शब्द बनाते हैं। तो ये शब्द बन गया मुकुंद। अब मुकुंद शब्द बन गया। इसी प्रकार से दूसरा शब्द, दूसरा उदाहरण देखिए, म प्लस ओ प्लस र प्लस अ मिलाकर के ये शब्द बन गया मोर। मोर शब्द है वह सार्थक है यानी इसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। तो आप सभी परिचित होंगे मोर का अर्थ क्या होता है, सभी जानते हैं। मोर देखा हुआ भी है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इंग्लिश में इसको पीकॉक कहते हैं, ये तो आप सभी को मालूम है। लेकिन यही अगर हम इस प्रकार से लिखें, जैसे रमो, ऐसे लिख देते हैं रमो, तो इसका कोई अर्थ निकलता है? यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इस प्रकार से यदि हम लिखते हैं तो वह शब्द नहीं कहलाएगा। कोई भी शब्द लिखते हैं वर्णों को जोड़ करके तो उसका कोई न कोई अर्थ निकलना अनिवार्य है, तब वह शब्द कहलाएगा। और ये जैसे लिखा रमो, तो रमो क्या है? निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहा जा सकता। हाँ तो अब बात करते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा वर्णों का वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। जैसे अ धन ज धन अ धन ग धन अ धन द धन अ बराबर। अब इन वर्णों को मिलाकर के जो नया शब्द बना है वह बना है अजगर। क्या बन गया? अजगर। तो ये अजगर है वो क्या है? शब्द है। उसके बाद में बात करते हैं हम पद। पद की परिभाषा, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। कोई भी शब्द है उसको यदि हम वाक्य में प्रयोग करने लग जाते हैं तो वह पद कहलाता है। जैसे यह छत नई बनी, यहाँ पर छत शब्द है वह एक वचन। फिर आगे देखिए, इन घरों की सब छतें खराब हो गई हैं। अब यहाँ पर छतें हो गया और यहाँ था छत,
तो कहने का मतलब ये है कि इसमें और इसमें फर्क है, विकार उत्पन्न हो गया। पहला था एक वचन और दूसरा छतें वो बहुवचन है। अब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होने लगा तो वह पद कहलाता है। तो पद की परिभाषा एक बार फिर आप रिवीजन करेंगे। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? 4 आधारों पर। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया है वह है पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो इस प्रकार शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी कितने आधार पर? 4 आधारों पर किया जाता है। फिर उसके बाद में ये जो 4 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, इनमें हम सबसे पहले बिंदु पर बात करते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इसके आधार पर भी शब्दों के 4 भेद बताए गए हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। तो पहला भेद है तत्सम शब्द, दूसरा पहला इसका क्रमांक लिखा हुआ क, तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग भेषज शब्द या देशी शब्द भी कहते हैं, घ विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वो वे कहलाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे भवन, सदन, दधि, कर्पूर आदि। उसके बाद में दूसरा भेद था तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के वे मूल शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दांत, नीम, सांप, घर, आम आदि। तो ये यहाँ तक हो गया तद्भव शब्द। तो आप सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया होगा और एक बार इसको वापस पढ़ना है, समझना है, याद करना है। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको तत्सम शब्द की तथा तद्भव शब्द की परिभाषा और इसके उदाहरण लिखवा दिए हैं और याद भी करना है। अब इसके कुछ शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप इस प्रकार हैं। तो देखिए, इस तरफ ये तत्सम शब्द, यहाँ पर तद्भव शब्द, ये तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। तो पहला देखिए दधि। दधि का तद्भव रूप हो जाएगा दही। कर्पूर, कर्पूर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप हो जाएगा कपूर। दंत, दंत का तद्भव रूप हो जाएगा दांत। पुत्र का तद्भव रूप हो जाएगा पूत। अस्त का तद्भव रूप बनेगा आठ। अगला शब्द है गर्दभ। गर्दभ का तद्भव रूप बनेगा गधा। इसके बाद में अगला शब्द है तेल। इसका तद्भव रूप बनेगा तेल। राजपुत्र, राजपुत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बनेगा राजपूत।
इसके बाद में अगला शब्द है दस। दस तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप इस प्रकार से बनेगा दस। नासिका, नासिका का तद्भव रूप बनेगा ना। ससुर का तद्भव रूप बनेगा ससुर। उसके बाद में हस्त, हस्त का तद्भव रूप बनेगा हाथ। प्रस्तर, प्रस्तर का तद्भव रूप बनेगा पत्थर। फिर इस तरफ पितृ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बनेगा पिता। दुग्ध का तद्भव रूप बनेगा दूध। शीर का तद्भव रूप बनेगा सीर। कोकिल का तद्भव रूप बनेगा कोयल। अग्नि का तद्भव रूप बनेगा आग। ओष्ठ का तद्भव रूप बनेगा ओठ। उष्ट्र का तद्भव रूप बनेगा उष्ट्र। उष्ट्र तो है लेकिन ऊंट बनेगा। उष्ट्र तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बनेगा ऊंट। घृ तत्सम शब्द है और तद्भव रूप बनेगा घी। अर्ध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप बनेगा आधा। ग्राम तत्सम शब्द है और तद्भव रूप बनेगा गांव। मंडूक तत्सम शब्द है, तद्भव रूप बनेगा मेंढक। नव, नव तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप बनेगा नो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की पहचान करनी है और सीखना है। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आज इतना ही। इसके आगे वाला हम नेक्स्ट जब भी क्लास लगेगी उस समय पढ़ेंगे। और आज का जो कक्षा कार्य तथा गृह कार्य मीट से और पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा, उसमें से देख करके आपको पूर्ण करना है तथा समय पर सबमिट करना है। धन्यवाद।